हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल फील्ड्स। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन का टॉपिक 2 दैट इज द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन का पार्ट 2। तो जैसे कि किंग ने थर्ड स्टेट का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, सो द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। थर्ड स्टेट के लोग बोल के गए कि जा तो रहा हूँ लेकिन वापस ज़रूर आऊँगा। क्या लेके आऊँगा? बदलाव लेके आऊँगा। एंड ऑन द 28th June दे असेंबल इन द हॉल ऑफ एन आउटडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्साइले। 28 जून 1789 को थर्ड स्टेट के लोग टेनिस कोर्ट में असेंबल हो जाते हैं। देन दे डिक्लेयर देमसेल्व्स एज अ नेशनल असेंबली। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। एंड सो not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch। उन्होंने बोला कि वो तब तक नहीं हटेंगे जब तक मोनार्क की पावर्स में लिमिट ना हो जाए। And they were led by the Mirabeau and Abbassius. Mirabeau was born in the noble family but was convinced of the need to do away with the family of feudal privilege. Mirabeau was a noble and Abbassius was a priest. But उन्होंने थर्ड स्टेट की अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया, सो इनके पास कुछ अच्छे लीडर्स भी थे। एंड मिराबियो को लगा कि थर्ड स्टेट के पास भी इक्वल वोटिंग राइट होनी चाहिए एंड अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, तो मिराबियो ने थर्ड स्टेट की हेल्प करी। He bought out a journals and delivered powerful speeches to the crowd assembled at Versailles। मिराबियो कुछ जर्नल्स को लाते हैं एंड डिलीवर करते हैं कुछ पावरफुल स्पीचेस जिसमें वो बोलते हैं कि कैसे हम इक्वालिटी अश्योर कर सकते हैं। Now, Abbassius, originally a priest, wrote an influential pamphlet called "What is the Third State?" Now, while the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of the France seated with turmoil। जब नेशनल असेंबली बिजी थी वर्साइले में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में, तो बाकी रेस्ट ऑफ द फ्रांस में भी समस्याएं चल रही थी, जैसे कि बैड हार्वेस्ट जिसकी वजह से द प्राइस ऑफ द ब्रेड इंक्रीज हो रहा था एंड ऑफ्टन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशंस एंड होर्डेड सप्लाई। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, crowds of angry women stormed into the shops. Then at the same time, the king ordered the troops to move into the Paris, and on 14th July 1789, the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille। तभी रूमर स्प्रेड होता है कि किंग ने ऑर्डर दिया है अपनी ट्रूप्स को कि वो ओपन फायर कर दे सिटीजन्स के ऊपर, एंड तभी क्राउड डिस्ट्रॉय कर देता है बेस्टाइल को, जो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में देखा था। नाउ in the countrysides, rumors spread from village to village that lords of the manor had hired bands of brigades who were on their way to destroy the ripe crops। Village में भी एक ऐसी rumor spread की जाती है that the lords of the manor, मतलब एक ऐसा rich person जिसने hire किया है कुछ गुंडों को जो citizens की ripe crops को destroy करने आ रहे हैं। Now, caught in the frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked Chatwix। peasant ने सोचा कि इससे पहले ये हमारी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करे, हम अपने होए से एंड पिचफॉर्क से डिस्ट्रॉय कर देते हैं इनके चटविक्स को। सो peasants अटैक कर देते हैं चटविक्स पे। चटविक्स एक तरह का रेजिडेंट है बिलोंगिंग टू अ किंग और अ नोबल मैन। नाउ दे लूटेड होर्डेड ग्रेन्स एंड बर्नड आउट डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मैनोरियल ड्यूज। peasants ने उन ग्रेन्स को लूट लिया जो किंग ने स्टोर करके रखा हुआ था, एंड ऑल्सो peasants ने बर्न कर दिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो containing records of manorial dues। Now, a large number of nobles fled from their homes and many of them migrating to neighbors country। अब डर के मारे काफी सारे nobles एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर लेते हैं दूसरी कंट्रीज में। And now Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accept that the principle that his power would from now on be checked by the Constitution। So finally Louis XVI ने recognition दे दी है नेशनल
नेशनल असेंबली को एंड उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि अब से उनकी पावर चेक की जाएगी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आउटकम निकल के आया नेशनल असेंबली? तो ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास अ डिक्री अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। सबसे पहले उन्होंने फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया एंड मेंबर ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेज एंड देन क्लर्जीज को भी फोर्स किया कि वो अपनी प्रिविलेज को गिव अप कर दे। And tithe were abolished and land owned by the church were confiscated. टिथ एक ऐसा टैक्स था जिसमें 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस चर्च अपने पास रखता था, तो उसे अबॉलिश कर दिया एंड जितनी भी लैंड चर्च के पास थी उसे कन्फिस्केटेड कर लिया। As a result, the government acquired assets worth at least 2 billion livres. तो ये था आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। बट इतना होने के बाद भी फ्रांस में मोनार्की खत्म नहीं होती है एंड फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो फ्रांस कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।